स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 20 मार्च यानी बुधवार से अधिसूचना जारी होने जा रही है, जिसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। यानी इस बार राजस्थान में बढ़ती गर्मी के साथ आपको जबरदस्त चुनावी सरगर्मियां भी देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी बीजेपी की ओर से 10 और कांग्रेस के 15 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान बाकी है। दोनों ही तरफ से गहन सोच विचार, मंथन और समझाइश जारी है, जो फिलहाल राजस्थान की सियासी तस्वीर में साफ तौर पर झलक भी रही है। बीजेपी सभी 25 सीटें जीतने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले बागियों को थामने की पुरजोर कवायद शुरू हो गई है। जो डैमेज विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था, उसे लोकसभा में वो हरगिज रिपीट नहीं होने देना चाहती। इसके लिए सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता पूरी तरह जुटे हुए हैं। वहीं कवायद कांग्रेस में भी इसी तरह की चल रही है, लेकिन उसके नेताओं की आवाजाही और असंतोष फिलहाल पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो दिल्ली तक बड़े आलाकमान नेताओं के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। पायलट हों या फिर अशोक गहलोत, दोनों के करीबी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और असंतोष के सुर कांग्रेस में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे दोनों पार्टियां फिलहाल कहां खड़ी हैं, क्या स्थिति है दोनों पार्टियों की, खासतौर पर असंतोष को थामने को लेकर। राजस्थान में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष एकजुटता बढ़ाने में जुट गए हैं। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय एमएलए चंद्रभान आक्या को मना लिया गया है। रविंद्र सिंह भाटी से सीएम ने मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव में जो बागी थे वो जीते थे भाटी, और अब उन्हें मनाने की कवायद आप देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर पर बीजेपी के लिए खतरा बन सकते थे और कैलाश चौधरी और भाटी के बीच बात भी हुई है। शेखावाटी के नाराज नेताओं से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने बातचीत की है और बयाना से निर्दलीय एमएलए रितु बानावत को भी साध लिया गया है। ऐसी खबरें हैं। विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर बीजेपी ने सबक लिया है। 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है और उसके लिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। तो बीजेपी ने बागियों का खतरा भांपा और डैमेज थामा। ये एक तरह से कवायद, जो निर्दलियों से डैमेज का जोखिम था, उसको पार्टी ने इस वक्त पर रोकने की कवायद शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग में जुट गई है पार्टी। विधानसभा चुनाव के उलट प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत कांग्रेस नेताओं को तोड़ा गया है। गहलोत पायलट के करीबी नेता बीजेपी में आ गए हैं। संभावित बागियों से सुलह हुई है, कलह खत्म हो गई है। और कांग्रेस की स्थिति भी देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए असंतुष्ट सिरदर्द बने हुए क्षेत्रीय और जाति नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना जारी है। क्षेत्रवार कांग्रेस के चुनावी समीकरण फिलहाल बिगड़े नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, 15 पर बाकी है। और इस बीच अलवर और चूरू में पार्टी नेताओं का संतोष अफवान पर है, क्योंकि दोनों जगह से कैंडिडेट अनाउंस हो गए। अलवर से पूर्व सांसद करण सिंह यादव ने पार्टी छोड़ दी है। जिला प्रमुख भी बीजेपी में चले गए हैं। और चूरू में राहुल कसवा को टिकट देने से कांग्रेस के स्थानीय नेता नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का जिम्मा रंधावा, डुटासरा और जूली ने संभाल रखा है, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही है। क्षेत्रीय और जातीय नेताओं का पार्टी छोड़ना लगातार जारी है। इस लिहाज से क्षेत्रवार कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़े नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे और राजस्थान चुनाव डिकोड करने की कोशिश करेंगे और क्षेत्रवार ग्राफिक के जरिए भी आपको शो के अगले पड़ाव पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्षेत्रवार दोनों पार्टियों की 2019 में स्थिति रही थी। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप ठाकुर कांग्रेस से हैं और हेमंत गोयल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दाहिनी ओर आपको क्षेत्रवार भी बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति 2019 चुनाव की पता लग रही होगी। तो पहला सवाल मेरा ठाकुर साहब आप ही से होगा कि जो डैमेज कंट्रोल आपको विधानसभा चुनाव में हुआ, वो अब लोकसभा चुनाव में भी जारी है। उस वक्त कहा गया था कि पार्टी एकजुट है, लेकिन उस वक्त पार्टी एकजुट नहीं थी। विधानसभा चुनाव में आपने खामियाजा भुगता और अब लोकसभा चुनाव में भी उससे भी कमोबेश आगे की स्थिति दिखाई पड़ रही। काफी करीबी नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं। चूरू और अलवर का ताजा एपिसोड सबके सामने है। किस तरह से मुकाबला आप कर पाएंगे
क्योंकि पिछले चुनाव, अगर आप एनडीटीवी पर अभी ग्राफिक्स भी देख रहे होंगे, अगर क्षेत्रवार हिस्सों से समझें तो बीजेपी क्षेत्रीयवार अपने अर्थमेटिक को पूरा करने में जुटी है, किस तरह से उसे साधना है। आपके यहां से तस्वीर पूरी तरह से बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। मनीष जी देखिए, जहां प्रश्न आने जाने वाला है तो ये राजनीति में परंपरा रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं पे दबाव बना के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, राजेंद्र यादव जी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, उन पे दबाव बनाया गया। ऐसे कई जगह इन लोगों ने दबाव बनाकर और अपनी राजनीतिक दल में शामिल करने का प्रयास किए। अगर भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इतना मजबूत है, क्या जरूरत है भाटी की डाटी से घबराने की? जरूरत क्या है इनको? रविंद्र सिंह भाटी को ढूंढने क्यों जा रहे हैं भाई? आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, विधायक बाबू सिंह राठौड़ से उनकी भी नाराजगी है, उनको भी मनाने के प्रयास जारी हैं। अगर वो जीतने की स्थिति में थे 25 सांसदों से, इनका रिपोर्ट कार्ड तो लिया जाए। वो 25 सांसदों में से विधानसभा का चुनाव भी लड़ गए थे, तो 3 तो चुनाव हार ही गए। बाकी तो इनके जो लोग हैं, तो हालात इनके यहाँ गंभीर हैं। हमारे यहाँ जो इनके पास जो 25 सीटें, ये तय मानिएगा मनीष जी कि कांग्रेस इस बार इनको 25 सीटें प्राप्त करने नहीं देगी। हम पूरे प्रयास जारी हैं और भारतीय जनता पार्टी की कई नेताओं से भी चर्चा चल रही है, वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो परिस्थितियां भी आपके सामने आएगी। ठाकुर साहब, कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। आप कम से कम खुद से तो सच पार्टी बोले और पार्टी कार्यकर्ता अपनी असलियत देखकर काम करें और उस तरह से बयान दें, तो आप एक तरह से कार्यकर्ताओं के साथ में भी एक तरह से कहें कि आप ये नाइंसाफी है कि आप उनको ये बताते रहें कि बीजेपी से नेता आ जाएंगे, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से लेकर जा रही है, और आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे। हालत ये है, आपके यहाँ कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। क्या हुआ? सचिन पायलट चुनाव लड़ने वाले थे, क्या हुआ? अशोक गहलोत साहब, अब कहा ही जा रहा है, कांग्रेस के भीतर लोग दबे स्वर में कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अपने पूरा जोर उनके जिस तरह से पिछले चुनाव में बेटे को लड़ाने पर था, इस बार भी वही रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आप कम से कम इस पड़ाव पर तो सच स्वीकार कर सकते हैं कि आपके यहाँ डैमेज हुआ है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए मनीष जी, दोनों राजनीतिक दलों में ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो डैमेज मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। वो तो संभावित जो बागी हो सकते हैं उन तक को साथ ले रहे हैं। चुनाव लड़े थे विधानसभा में, आपने नजारा देखा। अनूप जी, जो संभावित बागी हो सकते हैं उन तक को वो साध रहे हैं। ठीक है, आप बने रहेगा। हमारे साथ इस वक्त पर बीजेपी से राजेश चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बड़ा सवाल यही है कि जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो आपको सबक मिला कि केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में पूरी तरह से चुनाव था, आपके यहाँ काफ़ी बागियों से परेशानी हुई, उसमें चंद्रभान आक्या का नाम है या फिर आप रविंद्र भाटी का नाम देख लीजिए, और अब तो फिलहाल जो खबरें आ रही थी जोधपुर से, फिर वो बाबू सिंह राठौड़ का एपिसोड, आपको लगने तो लगा था कि कहीं ना कहीं हालत जो है विधानसभा चुनाव में थोड़ा जो डेंट हुआ था वो फिर से लोकसभा में कहीं रिपीट नहीं हो जाए, उसको आपने ठीक करने की कवायद की है। बीजेपी के गेस्ट शायद हमारे साथ अभी नहीं है, मैं हेमंत भाई गोयल से इस बात का जवाब लूंगा। हेमंत जी, आप बेहतर समझते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स को, आपको लगता है बीजेपी को जो सबक मिला विधानसभा चुनाव में बागी और निर्दलीय के जरिए, क्योंकि पूरा चुनाव दिल्ली का आलाकमान लड़ रहा था, अब वो भरोसा जताया गया है स्थानीय नेतृत्व में और बागियों को पहले से ही कंट्रोल कर रहे हैं, साध रहे हैं पहले से ही? मनीष जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा फर्क यही है, बीजेपी अपनी गलती से तत्काल सबक लेती है और कांग्रेस कभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो भारी असंतोष उस लिस्ट के आने के बाद देखने को मिला, और अब बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही कि किसी भी तरह का कोई असंतोष उम्मीदवार घोषित होने के बाद रह नहीं पाए। और देखिए ना, जिस भजनलाल शर्मा जी को कांग्रेस के अशोक गहलोत और डोटासरा जैसे लोग ये कहते थे कि तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये तो टेंट और भोजन की व्यवस्था करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान बीजेपी में इतने बड़े कुशल रणनीतिकार, कुशल राजनीतिक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वो डैमेज कंट्रोल करने में बिल्कुल लगे हुए हैं और मीडिया में बिल्कुल स्पष्ट चर्चा है ना
कि चाहे हम जोधपुर की बात करें, बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच उन्होंने सुलह करवाई, चाहे हम चंद्रभान आकिया चित्तौड़गढ़ में और सीपी जोशी जी के बीच सुलह करवाई, चाहे हम बाड़मेर में कैलाश चौधरी जी और रविंद्र भाटी के बीच बात करें, उनमें सुलह करवाई। और आज ही ताजा खबर है कि जो जसोल है, जो जैसलमेर के जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल, उनके साथ आज मुख्यमंत्री जी की लंबी चर्चा हुई है और वो बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। तो बीजेपी एक एक सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम कर रही है और वो चाहती है कि जो 370 बीजेपी और 400 पर एनडीए जो नारा मोदी जी ने दिया, एक सीट भी उनके पास से रह नहीं पाए। और 2 बार तो कांग्रेस ने खाता खोला नहीं, तीसरी बार भी कांग्रेस राजस्थान से लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए। इस तरह की बीजेपी के पूरे प्रयास है। बीजेपी युवाओं को तरजीह दे रही है, महिलाओं को तरजीह दे रही है और कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कहते हैं सब ईडी के डर से हमारे नेताओं को बीजेपी में ले जाया जा रहा है। अरे डॉक्टर करण सिंह यादव क्या ईडी के डर से बीजेपी में गए हैं क्या? आप देखिए ना किस तरह से इनके नेता नाराज है। आज भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक जागरण पर बैठने को तैयार नहीं है। और देखिए अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जब अपना एक आभार प्रदर्शित करने का एक बैनर जारी किया, उस बैनर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो गायब है। तो ये कहां पार्टी को ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल ये बैठने को एक जागरण पर तैयार है नहीं और बीजेपी उसके उलट पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। तो नहीं, वो डैमेज तो होने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल तो तब हो हेमंत जी जब डैमेज होने नहीं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जो डैमेज हुआ था निर्दलियों के खड़े होने से, वो ऐसी नौबत ही नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल जो जी खत्म कर लीजिए अपनी बात। कहीं उनको नाराजगी लग रही है, जहां भी उनको कहीं नाराजगी लग रही है नेताओं में, उनको तत्काल सुलह करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मैंने 3 उदाहरण आपको बताए, चाहे रविंद्र भाटी है या चंद्रभान आकिया है, इन पर कांग्रेस के नेताओं ने डोरे डालने के प्रयास किए थे। ये कोशिश करी थी कि इनको हम अपने पार्टी में शामिल कर लें। अब अगर हम चूरू की बात करें, चूरू में ये बड़े खुश हो रहे हैं कांग्रेस के नेता कि साहब इन्होंने उनको अपनी पार्टी में ले लिया, राहुल कसबा को। लेकिन राहुल कसबा से कांग्रेस में जाने से उल्टे उनके खुद के जो कार्यकर्ता वो नाराज हैं। तो ये अब ये कोटा में कह रहे थे हम तो प्रहलाद गुंजल को ले लेंगे, लेकिन प्रहलाद गुंजल के जाने से इनको फायदा होने वाला है नहीं। तो इनकी रणनीति किसी भी तरह से मुझे तो नहीं लगता कि कोई सही दिशा में जा रही है। ठीक है, राजेश चौधरी जी भी हमारे साथ जी लौटेंगे। हेमंत जी अगले आपके पास भी आएंगे। राजेश जी, जिस तरह से बात हो रही है कि जो विधानसभा चुनाव का सबक था, हेमंत जी कह रहे हैं निश्चित रूप से बीजेपी ऐसी पार्टी है जो फौरन सबक लेती है गलतियों से। आप मानते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो आलाकमान के हाथ में चुनाव रहा पूरी तरह से, और जो आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ा, स्थानीय स्तर पर काफी नेता नाराजगी के साथ में आपके उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हुए और जीत कर भी आए। कुछ बड़े नाम है जिसमें उनसे अब मुलाकात करते हुए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष देखे जा रहे हैं। चंद्रभान आकिया की बात कर लीजिए, रविंद्र सिंह भाटी की बात कर लीजिए। आपको लोकसभा चुनाव में कहीं ये जोखिम तो लग रहा था कि 2-3 बड़े नाम 3-4 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, उसका आपने मैनेजमेंट अभी से कर लिया है, ये सच है? मनीष जी, चंद्रभान आकिया हो चाहे शिव से जो चुनाव लड़े हमारे, वो सब हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। और जैसे ही एमएलए चुनाव जीता वो अपने आप ही सुमोटो ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए कि हम बिना स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। नंबर 1, कल जैसे आपने जैसे भी बताया भी था कि कल 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक लोकतंत्र के पर्व की जो संगठन रखा जाएगा, जो एक नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, अधिसूचना लागू होगी, उसके बाद 20 से लेकर 27 तक नॉमिनेशन होंगे। इन 7 दिनों के अंदर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक कड़ी में मिलेगी आपको, एक पिरोधार जिस कहते हैं ना, एक पुरोधा, उस प्रकार मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई भी टूट फूट नहीं है। और आपने पिछले 5-7 दिनों में देखा होगा कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, स्थानीय नेता, जातिगत नेता, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी बिना किसी स्वार्थ के ज्वाइन की है। तो हम इस बार पूरे 25 की 25 सीटों पे कमल खिलाने के लिए तैयार है। और राजस्थान की जनता भी, जो थोड़ी बहुत कमी विधानसभा चुनाव में हमें सीटें 150 से पार मिलने वाली थी, एक बार तीसरी बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और 25 की 25 कमल खिलेंगे। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, जबकि कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। सच्चाई ये है।
नहीं तो आपको फूंक फूंक कर कदम तो रख रहे हैं आप चौधरी साहब, इस बात में तो गुरेज नहीं, क्योंकि पहली सूची तो चुनाव आचार संहिता के बहुत पहले आ गई और जो दूसरी सूची पर इंतजार है, जो 40% कैंडिडेट बचे हैं 10 सीटों पर, वो आपने अभी तक अनाउंस किए नहीं है। लग यही रहा है कि चाहे चूरू की सीट हो या फिर आप जो आप कह रहे हैं कि आपको पूर्व की कुछ सीटें बची हो, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, उस पर काफी मंथन भी चल रहा है दिल्ली में इन दिनों। देखिए मनीष जी, जैसे मैंने आपको कहा ना, चूंकि हम राजनीति नहीं करते हैं, कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं, हम एक परिवारवाद की तरह नहीं चलते, हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने 15 कैंडिडेट पहले डिक्लेयर करे, जीताऊ थे, और अब सेकंड लिस्ट में कल परसों शायद सीईसी की बैठक होगी, उसमें 10 के 10 कैंडिडेट राजस्थान के डिक्लेयर हो जाएंगे। पर हम फूंक फूंक के कदम इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता से चुने हुए व्यक्ति को ही हम कैंडिडेट बनाते हैं, उसी को उम्मीदवार बनाते हैं, और वो जनता के बीच जाकर और चुनाव जीतता भी है। हमारी रणनीति या कह सकते हैं हमारी आधारशिला या हमारी जो अब सोच है वो एक जनता की सोच है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस केवल परिवारवाद की बात सोचती है, केवल गांधी परिवार से तय है, उनके जो गांधी परिवार तय कह दे वही तो मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता भी एमएलए बन सकता है, एमएलए बनने के पहली बार में मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भजनलाल सरकार जो आपके सामने है वो इस बात को साबित करती है। राजेश जी, एक बड़ा सवाल आपने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, निश्चित रूप से वो जहन में सभी के, आपके कार्यकर्ताओं के भी है। क्या दूसरी सूची में भी जो महेंद्रजीत मालवीय जैसे नेता आए कांग्रेस से, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट जो पार्टी छोड़कर आपके आए हैं वो और देखने को मिल सकते हैं? 10 जो नाम आप अनाउंस करने वाले उनमें, क्योंकि बड़ी नाराजगी आपके स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में इसको लेकर कि जो कल तक कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे अब उनको अब बीजेपी के लिए काम करना पड़ रहा है। मनीष जी, भारतीय जनता परिवार एक बड़ा परिवार है और किसी दूसरी पार्टी से उपेक्षित लोग जिनकी वहां सुनवाई नहीं होती, जिनके बारे में कोई सोचा नहीं जाता, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो स्वैर स्वीकार है। परंतु जैसे भी हम इन पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, कांग्रेस से जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता, जातिगत नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमने उनसे किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी और ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया है। बाकी पार्टी की रणनीति तय नीति उसके अनुसार टिकट डिक्लेयर होते हैं। नहीं, ये बड़ा सवाल आपके कार्यकर्ताओं के बीच से ही है राजेश जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो कार्यकर्ता कल तक मालवीय के खिलाफ काम करते थे वो आप उनके लिए काम करेंगे, तो आपके कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती तो है मैदान में कि कांग्रेस जिसको आप भ्रष्टाचार पार्टी बताते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, और अब तो इस लोकसभा चुनाव की तारीखें आते आते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, ऐसा लग रहा है, और राजस्थान में तो खास तौर पर। हमारी पार्टी में नेता नहीं बनाते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं। हमारे लिए उम्मीदवार चाहे महेंद्र मालवीय हो चाहे कोई भी हो, हमारे लिए उम्मीदवार होता है कमल का फूल और मोदी जी के चेहरे को। इन दोनों को लेके ही हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट की अपेक्षा करेंगे। और ये जो कैंडिडेट डिक्लेयर है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम सब कार्यकर्ता हैं और हमें कमल का फूल खिलाना है, हमें इतना ही पता है। ठीक है, अब सवाल खैर राहुल कस्वां को भी लेकर है, लेकिन समय थोड़ा कम है। अनूप जी, आपके पास लौटेंगे। इधर से आपने सुना जो बीजेपी है उसके माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर लीजिए आप, एक एक सीट पर किस तरह से फोकस्ड वो रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष के तौर पे जब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है राजस्थान में, किस चीज़ का आपको अभी इंतजार है बाकी सीटों के लिए, क्योंकि आप पर भी निगाह है, 15 सीटें आपकी बची हैं अनाउंस होने से, आपके गठबंधन की आप तलाश कर रहे हैं, आप वाकई आपको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे जिस तरह से सियासी गलियारों में और कुछ कहीं की विश्लेषकों की नज़र से भी खबरें हैं? हम विपक्ष में हैं मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पक्ष में है, तो इनके भी तो 10 टिकट बाकी हैं। क्या इन पूछा मैंने सवाल उनसे जी, पूछा मैंने कि किस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, उन्होंने बताया। मैं समझना चाह रहा हूँ। तो ये प्रश्न इनके लिए भी होता है कि जी, पूछा मैंने अनूप जी, अभी अगर आपने सुना हो तो पूछा मैंने उनसे। मैं मनीष जी बताने जा रहा हूँ आपको, हमारी तैयारियां चल रही है, हमारे यहाँ भी चिंतन मंथन चल रहा है, हमें लड़ाई लड़ने की वही तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट के सिस्टम को समझिएगा आप, 25 सांसद राजस्थान ने दिए, लेकिन 25 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखिएगा। इनके यहाँ जल संसाधन मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी को हार का भय सता रहा है, इसलिए वो कभी बाबूलाल राठौड़ को ढूंढ रहे हैं, कभी जसवंत सिंह बिश्नोई को, कहते हैं कि इनको
बना दिया जाए बोर्ड का अध्यक्ष। वो क्यों हो रहा है आप समझिएगा। ईआरसीपी के मामले पे जब कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरती थी तो उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। ईआरसीपी के मुद्दे पर इन्होंने राजनीति की द्वेषता की। अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान को कुछ भी देने में कामयाब नहीं हो पाए, अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। इनका 2014 का 2019 का घोषणा पत्र उठा के देखिए। अरे भाई, इन्होंने अब ठाकुर साहब, इन्होंने एआरसीपी को लेकर बोला, पेट्रोल डीजल के वैट कमने की बात की, चुनाव से पहले कर दिया। इनके पास तो है जनता को बताने को कि दोनों मुद्दों पर हमने काम किया है। जिस अनुपात में रेट कम होनी चाहिए थी नहीं हुई। अब ये यही बात है। आप आने का सबसे प्रमुख मुद्दा मनीष जी क्या था? महंगाई का मुद्दा सबसे प्रमुख था। और राजस्थान में तो 5 रुपए तक की राहत दे दी। ये चुनाव में जाएंगे, कहेंगे कि हमने जो वादा किया उसको निभाया। 5 रुपए तक की अब कम कर दी कीमतें। की योजनाओं की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी थी कि भाई हम चिकित्सा सुविधाएं बेहतर कर देंगे। चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख रुपया मिल रहा था, आप देखिएगा वो कितना रुपया मिल रहा है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया हो गया। तो राजस्थान की जनता समझ रही है कि इनकी जो गारंटी है उस गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये सिर्फ विषयांतर करने का काम कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जब हम बात करें, चलो आंकड़े पे बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ बेरोजगारों की बात करें, क्या ये आंकड़े बता दें? नोटबंदी से कितने रोजगार मिलना तो दूर की बात थी, बल्कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 35 लाख रोजगार समाप्त हो गए थे। तो मनीष जी, कई सारे मुद्दे हैं। आप देखिए, ये चुनाव भी कम से कम मीडिया को तो इस बात को बोलना पड़ेगा कि ये चुनाव भी मुद्दों पे नहीं हो रहा। नहीं, मुद्दों में विषयांतर करने का प्रयास किया जाता है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूं। फिर तो आप मान लीजिए कि आप क्या प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो कह दिया आपने। नहीं, मेरा सवाल है ठाकुर साहब, मेरा सवाल है क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने वीडियो संदेश में कह दिया कि हम इसलिए हार जाते हैं कि बीजेपी गुमराह करने में कामयाब रहती है। आप भी वही कह रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी अगर गुमराह करने में कामयाब है वोटर्स को, और आप अगर उसे एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपके हिसाब से गुमराह करना है, तो फिर तो मान लेना चाहिए वही जो विधानसभा चुनाव में हुआ लोकसभा चुनाव में होगा। यही माने फिर जनता। मनीष जी, कमल के आप फिर बतौर विपक्ष क्या कर रहे हैं? जनता घबरा गई जी। कमल के फूल की भूल अब जनता नहीं करेगी। हाँ, फूल की भूल 10 साल हो गई। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप पूछ लीजिए। आप एंकर हैं एनडीटीवी के, आप पूछ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप कौन? मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, मेरा तो दायित्व है। मैं पूछ के रहा हूं आपसे ठाकुर साहब, कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? ईआरसीपी आपने भुनाया, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। पेट्रोल डीजल के वैट की बात हुई महंगाई को लेकर, अब ये चुनाव घोषणा पत्र में कहेंगे कि हमने सस्ता कर दिया है। क्या कंसोलिडेटेड मुद्दा लेकर जाएंगे आप, ताकि राजस्थान में जो 25 सीटें 2 बार से नहीं है कि कुछ सीटें आप काबिज कर पाए? क्या रणनीति क्या है? आप देख लीजिएगा ना, 2014 के मुद्दे देख लीजिएगा। महंगाई कहाँ कम हुई है? तुअर की दाल का भाव जिस तेल में मोदी जी कह रहे थे कि बेरोजगार पकोड़े तले, 2014 में उस खाद्य पदार्थ का तेल का भाव क्या था, अभी वर्तमान में क्या है देख लीजिए आप। तो महंगाई कम हुई नहीं है, बेरोजगारी कम हुई नहीं है। किसानों की आय, उन्होंने कहा था 2022 तक दुगनी हो जाएगी। किसानों की आय क्या हुई? किसानों पर गोलियां दागनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये किसानों का हाल हो रहा है। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे, इन मुद्दों पर आपको वोट मिल जाएंगे? जाते जाते हेमंत जी से जान लेते हैं। हेमंत जी, जो तर्क दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आप कितने सहमत हैं? क्या मुद्दा है राजस्थान चुनाव को लेकर जिससे विपक्ष चुनौती दे पाए बीजेपी को? हमारा भी प्रश्न है। देखिए मनीष जी, देखिए कांग्रेस बिल्कुल दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। अब ले दे के ये संवैधानिक संस्थाओं पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और अब ये मतदाताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए कि सब बीजेपी बरगलाने में सफल हो जाती है। अरे भाई, देश के मतदाता इतने जागरूक हैं, इतने मैच्योर्ड हैं, अब मतदाताओं की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, ये बात तो ये कांग्रेस गलती करती है। अब आप देखिए ना, कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचार का खुला नाच किया, खुला तांडव जो हुआ ना, उसकी वजह से ये लोग विधानसभा चुनाव हार गए, और अब लोकसभा सीट भी इनको एक मिलने वाली है नहीं। देखिए, अशोक गहलोत के बहुत खास अफसर होते थे बीएल सोनी, जो डीजी एसीबी से रिटायर हुए। वो उन्होंने 2 बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी में अशोक गहलोत ने ऐसे अधिकारियों को लगाया जिन्होंने राजस्थान को शर्मसार किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेपर लीक संक्षिप्त में समय कम है जी, जो गृह मंत्री होते थे, उन्होंने कभी मीटिंग बुलाने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह के इतने बड़े आरोप
अशोक गहलोत पर लग रहे हैं। तमाम ठीक है जब जी, देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा था तो कोविशील्ड कंपनी से ये केंद्र सरकार 52 करोड़ रुपया लिया है चंदा। नहीं लेकिन कहाँ डेटा कहाँ मिला आपको, ये कहाँ मिला कहाँ, ये जरा थोड़ा सा आप दे देते, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कर को तो वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर ही नहीं मिला है। अनूप जी बॉन्ड आ जाता है। जी जी मनीष जी, इनको डाटा मिलता है नाथी के बारे में। जी बहुत शुक्रिया। अब ये खैर ये कार्यक्रम अब चुनाव तक जारी रहेगा, 4 जून तक अक्सर रोज मुलाकात होगी आपसे, राजस्थान से जुड़ी हर चीज की चुनावी सियासत को डिकोड करेंगे। आपका फिलहाल तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान चुनाव डिकोड में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।